हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड बिकॉज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो इस एपिसोड के साथ में हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसकी वजह से ओरेंजो रियल वर्ल्ड से कॉमिक वर्ल्ड में पहुंची थी। सुबह ओरेंजो के पास आता है तो ओरेंजो से कहती है कि सुबह मुझे रामेन नहीं चाहिए। तो सुबह कहता है कि रामेन कभी दफा करो और कहता है कि कुछ वक्त पहले बॉस ने मुझे कुछ बताया था। उन्होंने कहा था कि वो तुम ही थी जिसने कांगचुन को बनाया था। तो ओरेंजो कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो। तो सुबह कहता है कि उन्होंने उन्हीं कहानियों को इस्तेमाल किया जो तुमने बचपन में लिखी थी। क्या तुम्हें कुछ याद आया। तो ओरेंजो फ्लैशबैक में सोचती है कि जब बचपन में वो अपने दोस्तों के साथ कोई ड्रामा देख रही होती है, बहुत ही शोर मजाक करने में उसके डैड आते हैं और कहते हैं कि शैतान बच्चों आराम से बैठो। तो ओरेंजो की मॉम कहती है कि मैंने तुम सबसे कहा था ना कि तुम सब आराम से बैठ कर देखो, ऐसे शोर मत बजाओ। तो ओरेंजो कहती है कि मॉम ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मोमेंट है, आप भी आ जाओ। ओरेंजो की मॉम कहती है कि क्या उसे गोल्ड मेडल मिल गया और वो भी उनके साथ बैठकर ड्रामा देखना शुरू कर देते हैं। तो ओरेंजो कहती है कि नहीं, अभी सिर्फ एक शॉट बाकी है, वो लेट कर रही थी लेकिन टाई हो गया। उसकी फ्रेंड कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा काबिल है। दूसरी फ्रेंड कहती है कि ये भी 10th में है और देखो इसके पास कितने अच्छे अच्छे स्किल्स हैं। तो ओरेंजो कहती है कि चुप करके देखो वो शॉट ले रही है। तो ओरेंजो की फ्रेंड कहती है कि मेरा तो दिल धड़क रहा है, पता नहीं अब क्या होगा। और फिर ड्रामा में वो लड़की हार जाती है। ओरेंजो की फ्रेंड्स कहती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये हार गई। उसकी मॉम कहती है कि मे भी वो नर्वस हो गई हो क्योंकि अभी वो बहुत छोटी है इन सब के लिए, और चलो उठो खाना खा लो। और फिर ड्रामा देखते हुए ओरेंजो को अपने लिए कोई आइडिया आता है और वो स्माइल करती है। फिर हमें रात में ओरेंजो को दिखाते हैं जो अपनी कहानी की शुरुआत करती है। वो एक लड़के को बनाती है जिसकी उम्र 18 साल होती है और वो हाई स्कूल में पढ़ता है 11th ग्रेड में, और वो नेशनल शूटिंग कॉम्पिटिशन में होता है और उसकी हाइट होती है 6 फीट और 2 इंच। ओरेंजो सोचने लगती है कि अब उसका नाम मैं क्या रखूं, आखिर उसका नाम क्या हो सकता है। इतने में ओरेंजो की मॉम उसको आवाज देती है। तो ओरेंजो अपना सब कुछ छुपा लेती है और एक बुक को खोल लेती है। फिर ओरेंजो की मॉम रूम में आती है और कहती है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी दोस्त की कॉल है। तो ओरेंजो को मोबाइल देते हैं और वहां से चली जाती है। ओरेंजो हेलो कहती है तो उसकी फ्रेंड कहती है क्या तुम्हारी पढ़ाई हो गई। मेरी तो कंप्लीट हो गई है और मैं कल टीचर को कह दूंगी कि मेरा तो फिनिश हो गया है। तो ओरेंजो कहती है कि नहीं, मेरा अभी फिनिश नहीं हुआ है और मेरा अभी फिनिश हो भी नहीं सकता क्योंकि मैं थोड़ी सी बिजी हूँ और फाइनली मुझे मेरा आइडल मिल गया है। तो ओरेंजो की फ्रेंड कहती है कि अब ये कौन आ गया है और ये कौन है। तो ओरेंजो कहती है कि नहीं, ये इस बार के लिए रियल है और उसके बारे में बताना शुरू करती है और कहती है कि वो हाई स्कूल में पढ़ता है और नेशनल शूटिंग टीम में भी है और वो जीतता है लास्ट शॉट से। क्या ये सही है ना। वो जीनियस है, अट्रैक्टिव है और स्मार्ट भी, और इसकी हाइट 6 फीट और 2 इंच है। वो स्लिम है लेकिन वो मस्कुलर है और उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। तो ओरेंजो की फ्रेंड कहती है कि वाह, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, क्या वो हमारे स्कूल का है, मैं उससे कब मिल सकती हूँ। तो ओरेंजो कहती है कि वो हमारे स्कूल का नहीं है और उसे तुम देख नहीं सकती, उसे देखना नामुमकिन है। और फिर अपने दोस्त से कहती है चलो ठीक है, अब हम सुबह मिलते हैं, और उसकी कॉल बंद कर देती है और अपनी कहानी के बारे में सोचना शुरू कर देती है। फिर हमें ओरेंजो को दिखाते हैं जो रियल वर्ल्ड में ड्राइंग कर रही होती है और इतने में सुबह नॉक करके अंदर आता है। तो ओरेंजो से कहती है कि तुम कुछ भी मत देखना। तो सुबह कहता है कि मैं कुछ नहीं देख रहा और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं देखा, लेकिन मुझे ये पिक्चर देखनी होगी ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि तुम ठीक कर रही हो या नहीं, इसलिए प्लीज अब मुझे देखने दो, तुम्हें मेरी फीडबैक की जरूरत है। तो ओरेंजो टैब से पीछे हो जाती है। सुबह ड्राइंग देखकर हंसने लगता है, कहता है क्या तुमने कोई नया कैरेक्टर बनाया है, ये कांगचुन जैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ओरेंजो कहती है कि मैं क्या करूं, मुझसे ये नहीं हो रहा, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो सुबह कहता है कि मुझे तो बताया गया था कि तुम बहुत अच्छी ड्राइंग करती हो और कॉमिक बुक लिखना तो तुम्हारा सपना भी था। तो ओरेंजो कहती है कि मैंने वो सपना कब का छोड़ दिया, और ये पेन बहुत ही अजीब है, उस जमाने में ऐसे पेन नहीं होते थे। तो सुबह कहता है कि ओरेंजो मेरे ख्याल से तुम्हें ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए। जैसे ही बॉस आते हैं तो ओरेंजो उसकी बात कट करते हुए कहती है कि सुनो मेरी बात, बॉस को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए और मैं कांगचुन को बचाने वाली हूँ और उसकी जान मैं बचाऊंगी भी। तो सुबह कहता है कि ड्रॉ करना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन चलो लगे रहो, और वहां से चला जाता है। फिर ओरेंजो दोबारा से ड्राइंग करना स्टार्ट कर देती है। हमें कांगचुन को पानी में दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि ओरेंजो टैब के ऊपर ही सो गई होती है। ओरेंजो के अचानक से आंख खुलती है तो कांगचुन को देखती है, उसने कांगचुन को अच्छे से ड्रॉ कर लिया होता है। तो ओरेंजो कांगचुन को देखकर रोने लगती है और दोबारा से अपनी ड्राइंग स्टार्ट कर देती है। यहीं पर सीन कट होता है और सीन शिफ्ट होता है जब कांगचुन ने ब्रिज से पानी में छलांग लगाई थी। इतने में वहाँ पर एक पुलिस बोट भी होता है जिसमें 2 डाइवर्स भी होते हैं। कांगचुन को वो पानी में गिरते हुए देखते हैं तो डाइवर्स भी पानी में कूदते हैं और कांगचुन को पानी से बाहर निकाल देते हैं। फिर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर ओरेंजो को ढूंढ रहे होते हैं और ओरेंजो को वहीं पर पाते हैं जहाँ से वो गायब हुई थी, और कहता है कि ये तो यहीं पर है, और बाकी पुलिस ऑफिसर्स को भी बुलाते हैं। ओरेंजो खुद को कॉमिक में देखती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हमें कांगचुन को दिखाते हैं जो अचानक से उठता है और खुद को देखता है कि मैं जिंदा हूँ। इतने में ही उसे अपनी सेक्रेटरी की आवाज आती है और वो किसी से कॉल पे बात कर रही होती है और उसको बताती है कि नहीं, कांगचुन अभी इंजर्ड नहीं है। इतने में ही कांगचुन अपने बिस्तर से उठता है और सेक्रेटरी के पास जाता है। सेक्रेटरी कह रही है कि वो उठ गया है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, और कॉल बंद कर देती है। सेक्रेटरी कांगचुन से कहती है कि तुम्हें आखिर क्या हो गया था और तुम मुझे बताओ, तुम हाल बीच पर क्या कर रहे थे और तुम पानी में कैसे गिरे, क्या किसी ने तुम्हें धक्का दिया था। तो कांगचुन कहता है कि क्या हुआ है। तो सेक्रेटरी कहती है मैं वही तो तुमसे कितनी देर से पूछ रही हूँ कि आखिर हुआ क्या है। कांगचुन कहता है कि आज कौन सा दिन है और आज से पहले क्या हुआ था, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो सेक्रेटरी कहती है कि क्या कहा तुमने, तुम्हें कुछ याद नहीं है, तुम ओरेंजो से मिलने के बाद गायब हो गए थे। सभी लोग ओरेंजो को ढूंढने में मसरूफ थे लेकिन सारा दिन तुम भी गायब थे। मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, मैं तुम्हें फोन कर रही थी लेकिन तुम मेरी कॉल नहीं उठा रही थी। इतने में मुझे पुलिस वालों की कॉल है और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें हैंडओवर से बचाया गया है, और क्या तुम मुझे बताओगे आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है और तुम हैंडओवर पर क्या कर रहे थे। इतने में बॉडीगार्ड अंदर आता है, कहता है कि ओरेंजो की खबर मिल गई है। कांगचुन कहता है कि क्या खबर है। तो बॉडीगार्ड कहता है कि हैंडओवर पर क्या हुआ था। तो कांगचुन कहता है कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ओरेंजो के बारे में क्या पता चला। तो बॉडीगार्ड कहता है कि अभी भी खबर मिली है कि ओरेंजो को पुलिस स्टेशन के अंदर से पकड़ लिया गया है। तो सेक्रेटरी कहती है क्या वो पकड़ेगी। तो बॉडीगार्ड कहता है कि हाँ, अभी मुझे पुलिस वालों की कॉल आई थी और उन्होंने
कहा है कि उन्होंने ओरेंजो को पकड़ लिया है। तो सेक्रेटरी कहती है कि शुक्र है वो मिल गए, वरना इन सब का इल्जाम भी हम पर ही लग जाता। और पूछती है कि कहाँ थे वो, तो बॉडीगार्ड कहता है कि वो स्टेशन के अंदर ही थे। फिर काउंसिल भी ये सुनने के बाद अपने कपड़े लेने के लिए जाता है। तो सेक्रेटरी कहती है कि तुम आखिर कहाँ जा रहे हो। बॉडीगार्ड भी काउंसिल से पूछता है। तो काउंसिल कहता है कि ओरेंजो से मुलाकात शेड्यूल करो, मुझे अभी से देखना है। फिर इसके बाद गाड़ी में जब काउंसिल ओरेंजो से मिलने के लिए जा रहा होता है तो वो गाड़ी में रेडियो को प्ले करता है। रेडियो में भी बताया जाता है कि ओरेंजो जो जेल से भाग गए थे वो स्टेशन से ही मिल गई। ओरेंजो को पुलिस स्टेशन में देखते ही उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर काउंसिल पुलिस वालों की गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी को खड़ा कर देता है। पुलिस वाले अपनी गाड़ी से बाहर आते हैं और काउंसिल की तरफ गन को पॉइंट कर देते हैं, लेकिन काउंसिल को जब वो देखते हैं तो अपने गन्स को नीचे कर लेते हैं। फिर एक पुलिस ऑफिसर काउंसिल के पास आता है और उसे कहता है कि आप न्यूज़ सुनकर यहाँ पर आए हैं, हम सस्पेक्ट को अभी सेंट्रल स्टेशन लेकर जा रहे हैं। काउंसिल कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे अभी उससे फौरन बात करनी है। तो वो कहते हैं कि नहीं, आप उनसे बात नहीं कर सकते, उनसे बात करने के लिए आपको सेंट्रल स्टेशन में आना पड़ेगा। तो काउंसिल कहता है कि मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ 5 मिनट। फिर काउंसिल बस के पास आता है, एक लेडी ऑफिसर दरवाजा खोलती है तो दूसरे ऑफिसर कहते हैं कि इसको जाने दो अंदर। तो वो काउंसिल को अंदर आने देती है। काउंसिल ओरेंजो को देखता है तो ओरेंजो भी काउंसिल को देखती रहती है। फिर काउंसिल ओरेंजो के पास जाकर बैठ जाता है। ओरेंजो काउंसिल से कहती है क्या तुम ठीक हो, वैसे जिसने अभी अभी सुसाइड किया हो उसके साथ तुम्हें काफी अच्छे दिख रहे हो। तो काउंसिल कहता है कि कैसे। तो ओरेंजो कहती है कि कैसे तुम बच गए, उस दिन जब तुम हार्विच से कूदे थे तो वहाँ पर इत्तेफाक से एक पुलिस की बोट भी थी, और ताज्जुब की बात है कि उस वक्त वहाँ पर 2 डाइवर्स भी थे, और डाइवर्स ने पानी में कूदकर तुम्हारी जान बचा ली और तुम्हारी आखिरी सांस से पहले तुम्हें पानी से बाहर निकाल दिया, और तुम काफी लकी हो। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आखिर तुम बच कैसे गए। तो काउंसिल ओरेंजो से पूछता है कि तुम्हारे पिताजी कैसे हैं। तो ओरेंजो कहती है कि वो भी जिंदा है, 2 महीने गुजर गए हैं और वो भी ठीक होकर स्टेशन पर गए हैं। तो काउंसिल कहता है कि अब तुम ये मत कहना कि वो सब कुछ तुम्हारे पापा ने किया। तो ओरेंजो कहती है कि पापा की गलती नहीं थी, वो गलती मेरी है और मैंने तुम्हें बचाया है, और मुझे लगता है कि अब शायद मैंने तुम्हें मरने से 3 बार बचाया है। तो काउंसिल कहता है कि तुम कैसे। तो ओरेंजो कहती है तुम जानना चाहते हो, अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम पहले मेरे सवालों का जवाब दो, फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगी। तो काउंसिल कहता है कि तुम वो सब कुछ दोहरा भी रही जो मैं नहीं चाहता था। तो ओरेंजो कहती है कि अगर तुम्हारे लिए जीने की वजह खत्म हो गई है तो किसी और चीज को अपनी जीने की वजह ढूंढो। पानी में कूदकर अपनी जान देने की जरूरत नहीं है, और तुम्हारे जिंदगी का मकसद सिर्फ एक बदला लेना तो नहीं हो सकता ना। और अगर तुम्हें समझ नहीं आ रही तो तुम शुरू कहाँ से करो। तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम शुरुआत कहाँ से करो। और फिर आहिस्ता से कहती है कि मेरी यहाँ से भागने में मदद करो। मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम मुझे यहाँ से भगाओ, बल्कि तुम एक लीगली तरीके से मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो। और इस तरह से जब मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँ तो ये लोग मुझे कैदी ना समझे। और वैसे भी मैंने इतनी बार तुम्हारी जान बचाई है, तुमने आज तक मेरे लिए कुछ नहीं किया, और लगता है कि तुम एहसान फरामोश हो। अभी से शुरुआत करो और मेरा कर्ज उतारने के लिए मेरा ये काम करो। मुझे यहाँ से बाहर निकालने के लिए तुम जो कुछ कर सकते हो तुम करो, और मुझे यकीन है कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो। और अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम कैसे बच गए तो तुम पहले मेरी मदद करो। यहाँ से निकलने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। तो काउंसिल कहता है कि तुम एक सस्पेक्ट को आजाद करने की बात कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि ये आसान है। तो ओरेंजो कहती है कि मुझे पता है ये आसान नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद मांगी है। इतने पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि डायरेक्टर कांग अब इसके साथ में आपको और वक्त नहीं दे सकता। तो काउंसिल कहता है कि ठीक है, मैं बस आ रहा हूँ। तो ओरेंजो कहती है कि आज से तुम्हारी जिंदगी मेरे पापा का काम नहीं है, वो सब कुछ अब खत्म हो चुका है, और इसे तुम एक सीक्वल की तरह समझो, इसे हम मिलकर बनाएंगे। और कहती है कि मेरा टेस्ट पापा से जरा अलग है, मुझे ये मर्डर केस शूटिंग वगैरह नहीं पसंद, मुझे तो स्वीट रोमांस पसंद है। फिर उसके बाद ऑफिसर आता है तो काउंसिल भी गाड़ी से बाहर आ जाता है। ऑफिसर कहता है कि अगली बार अगर आपको इनसे मिलना हुआ तो आपको सेंट्रल ऑफिस ही आना पड़ेगा। तो काउंसिल कहता है कि मैं ऐसा ही करूंगा। फिर पुलिस भी वहाँ से चली जाती है। काउंसिल घर आते हुए हार्विच को देखता है। जब काउंसिल घर पहुंचता है तो उसके बॉडीगार्ड उससे पूछते हैं कि डायरेक्टर कांग आप कहाँ गए थे, लेकिन काउंसिल उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता। काउंसिल अपने पूरे घर को देखता है और उन सभी स्केचेस को याद करता है जो उसने ओरेंजो के डैड के ऑफिस में देखे थे उसके घर के बारे में। फिर काउंसिल अपने रूम में जाता है तो वहाँ पर सेक्रेटरी सो रही होती है। काउंसिल सेक्रेटरी को देखता है, उसे याद आता है जो उसने उसकी पिक्चर कॉमिक बुक में और साथ में ओरेंजो के डैड के ऑफिस में देखी थी। इतने में बॉडीगार्ड भी रूम में आता है और काउंसिल से कहता है कि आप कहाँ पर गए थे। तो काउंसिल भी उसकी तरफ देखने लगता है। तो बॉडीगार्ड कहता है कि क्या हुआ। काउंसिल याद करता है कि जिसने बॉडीगार्ड की पिक्चर ओरेंजो के डैड के ऑफिस में और कॉमिक बुक में देखी थी। काउंसिल बॉडीगार्ड से कहता है कि ओरेंजो का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तुम लीगल टीम को बुलाओ। फिर हमें ओरेंजो को दिखाते हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है। ऑफिसर ओरेंजो से कहते हैं कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम कहाँ पर थे, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही। और ओरेंजो पर चीखते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मेरे सवालों का जवाब दो। तो ओरेंजो बस डर रही होती है। फिर इतने में एक पुलिस ऑफिसर नजर आते हैं तो इन्वेस्टिगेटर कहता है कि दिखने में तो ये एक मामूली लड़की लग रही है, लेकिन ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर दिया है, और जाने दो तुम क्या करने आए हो यहाँ पर, और मेरे ख्याल से इस लड़की को ट्रीटमेंट की जरूरत है वरना मैं अपना दिमाग खराब कर दूंगा। इतने में पुलिस ऑफिसर कहता है कि वो आ चुके हैं। तो इन्वेस्टिगेटर कहता है क्या सच में, और फिर हमें काउंसिल को दिखाते हैं। फिर इन्वेस्टिगेटर ओरेंजो को लेकर काउंसिल के पास आता है, कहता है कि मुझे बताया गया था कि आप आने वाले हैं और आखिर आप आ भी गए। मैंने इस जगह का बंदोबस्त किया है, यहाँ पर बात करने में आसानी होगी। तो काउंसिल कहता है कि मुझे माफ करना प्रोसीजर ब्रेक करने के लिए। तो ऑफिसर कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे भी आप हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत ज्यादा मदद करते हैं, क्या मैं आपके लिए कॉफी लाऊं। तो काउंसिल कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। तो इन्वेस्टिगेटर कहता है कि मैंने रिकॉर्डर्स ऑफ किए हुए हैं, आप आराम से बात कर सकते हैं। फिर इन्वेस्टिगेटर और बॉडीगार्ड्स भी वहाँ से चले जाते हैं। काउंसिल एक चेयर पर बैठ जाता है तो ओरेंजो भी उसके सामने आकर बैठ जाती है। ओरेंजो कहती है कि तुम इतनी जल्दी आ गए और यकीनन तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता मिल गया होगा, है ना। मुझे तो लगा था यहाँ से कैदी को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन तुम तो कुछ भी कर सकते हो, है ना। काउंसिल कहता है कि तुम खुद को क्या समझते हो, तुम्हें मेरी जिंदगी के साथ खेलने का हक किसने दिया, मुझे तुमसे ये हरगिज़ नहीं
जानना कि आज मैं जिंदा कैसे हूँ और मुझे यकीन है कि तुमने ही ड्रॉ किया होगा। मैं नहीं जानता कि तुमने कैसे ड्रॉ किया और शायद तुम उसकी बेटी हो, इस वजह से तुम ड्रॉ कर सकी और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ड्रॉ करोगे और मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करोगे? और तुमने मेरी जान क्यों बचाई जब मैं ये सब कुछ खत्म करना चाहता था? और तुम्हें क्या लगता है कि तुम गोल्ड हो? मैं जिंदा रहना चाहता था तो मेरी जिंदगी हमेशा खतरे में ही रहती थी और अब मैं मरना चाहता हूँ तो तुम मुझे बचा रही हो? क्या तुम मजाक कर रही हो मेरे साथ? तुम्हें मेरी जिंदगी के साथ खेलने में मजा आ रहा है? तो एंजो कहती है कि तुम ये सब कुछ ऐसे कैसे कह सकते हो? और तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा, तुमने मेरी जिंदगी बचाई? और सीक्वल, तुम्हें ये सब कुछ सीक्वल लगता है? और जैसा कि तुम्हें स्वीट और रोमांटिक पसंद है, तुम मेरे साथ खेलना चाहती हो। जब जब तुम बोर हो जाती हो तुम यहाँ पर आ जाती हो मेरी फीलिंग्स के साथ खेलने। तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पर सब कुछ बिगड़ जाता है और तुमने मुझे रोमांस के लिए बचाया। क्या मैं तुम्हें खिलौना देता हूँ? तो एंजो रोते हुए कहती है कि नहीं, कैसे? तुमने ऐसे कैसे सोचा? तो कांचल कहता है कि तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं कैसे जीऊँ? क्या तुम्हें पता है कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ? तो फिर हम देखते हैं कि कांचल अपनी फैमिली के ग्रेव से आ रहा था। वो एंजो से कहता है कि तुम्हारे पास मॉम और डैड दोनों हैं, लेकिन मेरे पास कोई नहीं है। मुझे लग रहा था कि मेरी फैमिली मर चुकी है, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि वो कभी थे ही नहीं। मुझे एक ऑर्फन बनाया गया और मैं हमेशा से अकेला हूँ, एक बेवड़े की कलम की वजह से। और क्या मेरे इतने साल का रोना धोना तुम्हारे लिए कोई मायने रखता है? अपनी तारीफ मत करो, तुम्हें लगता है कि तुमने कोई महान काम किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुमने अपना वक्त जाया किया है, किसी को कदर नहीं तुमने क्या किया है। और तुम्हें किसने कहा था कि मुझे इस नए सीक्वल में जीना है? एंजो रोते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था। तो कांचल कहता है कि तुम्हें अब पता चला है कि तुम्हारी गलती क्या है? तो एंजो कहती है कि हाँ, मुझे अब पता चला है और मुझे नहीं पता कि मैं इतनी तकलीफों से क्यों गुजरी। मुझे तुम्हें हैंड ब्रिज पर ही मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था। और रोते हुए कहती है कि पता नहीं मैंने 2 महीने तुम्हारे बारे में क्यों सोचा। तो कांचल कहता है कि सही होता अगर तुमने ये सब कुछ ना किया होता, तुम्हारा फोकस एक डॉक्टर बनने पर ही होना चाहिए था, तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए थी। तुम्हें इन सबसे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें इस बनाई की दुनिया में आने की क्या जरूरत है और क्या जरूरत है कैद होने की? भी कांचल इतना ही कहता है कि एंजो से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कांचल ये सुनकर चुप कर जाता है और एंजो कहती है कि मैं जानती हूँ इन सब का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। ये सुनने के बाद कांचल के इमोशंस चेंज हो जाते हैं और एंजो वहाँ से गायब होकर रियल वर्ल्ड में वापस आ जाती है। और एंजो अपने रूम में बैठी होती है और सोचती है कि जब उसने फर्स्ट टाइम कांचल को आई लव यू कहा था तो कांचल के इमोशंस चेंज नहीं हुए थे और कांचल ने उसे कहा था कि तुम्हें पता है कि तुम थोड़ी सी संकी हो। और फिर जब दूसरी बार एंजो ने कांचल को आई लव यू कहा था तो कांचल कहता है कि तुम्हें पता है कि ये सब कुछ मुझ पे काम नहीं करता। और फिर इस बार का सोचती है जब उसने कांचल से आई लव यू कहा तो कांचल के इमोशंस चेंज हो गए। फिर हमें कांचल को दिखाते हैं जो एंजो के बारे में सोचता है जब एंजो ने फर्स्ट टाइम उसकी जान बचाई थी, फिर एंजो ने जब उसे किस की थी और फिर जब कांचल ने एंजो के वॉशरूम में किस किया था। एंजो अपने रूम में बैठकर कॉमिक वर्ल्ड में जाने का वेट कर रही होती है और कांचल भी कॉमिक वर्ल्ड में वहीं पर एंजो के बारे में सोच रहा होता है। कांचल वहां से जाने लगता है, इतने में उसे लगता है कि शायद एंजो वापस आ गई है। कांचल पीछे होकर देखता है तो एंजो वहां पर ही चेयर पे बैठी होती है और एंजो कहती है कि तुम ऐसे प्रिटेंड करते हो जैसे कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तुमने मेरी बात सुनी तो तुम हिल गए और अभी तुम कुछ भी मत कहो, मुझे कुछ सुनना भी नहीं है। तुम बार बार मेरे बारे में सोचते हो, इस वजह से मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। जब तुम पानी में थे और अब यहाँ भी, क्या मैं गलत हूँ? तो कांचल हल्की से स्माइल करता है, कहता है कि तुम सही हो। मैं कहता है कि मैं डर गया था। और एंजो कहती है किस बात से? तो कांचल कहता है कि इस बात से कि मैं तुम्हें फिर कभी देख नहीं पाऊंगा। फिर कांचल एंजो के पास आता है और उसे किस करता है। इतने में इन्वेस्टिगेटर भी अंदर आता है और उन दोनों को किस करते हुए देख लेता है तो वहाँ से बाहर चला जाता है। और एंजो कहती है क्या यहाँ पर ये करना ठीक है? मुझे लगता है कि वो इन्वेस्टिगेटर था। कांचल एंजो से कहता है कि तुम उसके बारे में फिक्र मत करो और फिर वो दोनों दोबारा से किस करने लगते हैं। और इन्वेस्टिगेटर बॉडीगार्ड के पास आता है तो बॉडीगार्ड कहता है कि क्या वो अब भी बात कर रहे हैं? तो इन्वेस्टिगेटर कहता है कि क्या डायरेक्टर कान सस्पेक्ट को अच्छी तरह से जानते हैं? तो बॉडीगार्ड कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो इन्वेस्टिगेटर कहता है कि देखने से तो लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी तरह से जानते हैं। फिर हमें एंजो को सेंट्रल स्टेशन दिखाया जाता है और एंजो कहती है कि मुझे मेरे 20 साल की जिंदगी अपने हसीन पल चुनने होंगे तो मैं इस जेल में बिताई गई इस रात को चुन लूंगी। और अपनी मॉम से कहती है कि मॉम आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिएगा। फिर हमें एंजो की मॉम को दिखाया जाता है जो एंजो के रूम में आती है और उनसे कहती है कि क्या तुम वापस आ गई? और फिर देखते हैं कि एंजो रूम में नहीं होती। फिर वो लाइट ऑन करके एंजो को रूम में देखती है और कहती है कि इतना वक्त हो गया है अभी तक वो वापस ही नहीं आई। और एंजो कहती है कि मेरी मॉम मेरा इंतजार कर रही थी, लेकिन मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सोच रही थी। फिर हॉस्पिटल में दिखाते हैं जहाँ सारे डॉक्टर ही बैठे होते हैं। इतने में प्रोफेसर वहाँ पे आती है और कहती है कि बाहर लोग मर रहे हैं, तुम लोग यहाँ पर मजे से बैठे हुए हो। और एंजो कहती है कि मुझे अपने डॉक्टर की करियर की भी अब कोई फिक्र नहीं थी और मुझे मेरी असली जिंदगी अब नकली लगने लगी थी और वैसे भी अब मुझे ये जिंदगी मेरी असली जिंदगी लगने लगी थी। इतने में पुलिस ऑफिसर कहती है कि 405 तुम्हें कोई मिलने आया है। तो एंजो कहती है कि हाँ और उसे मिलने के लिए चली जाती है और एंजो को लगता है कि वो कांचल होगा। और एंजो आती है तो वहाँ पर बॉडीगार्ड होता है और एंजो कहती है कि डायरेक्टर कहाँ है? तो बॉडीगार्ड कहता है कि वो भी थोड़े से बिजी हैं। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं। बॉडीगार्ड और एंजो से कहता है कि मुझे डायरेक्टर ने आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज देने के लिए भेजा है, बाद में लॉयर आपसे लीगल बातें कर लेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे आपको अभी देना है। तो एंजो कहती है कि मैसेज। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें कांचल कहता है कि मुझे अब पता चला है कि रोमांस के बहुत सारे तरीके हैं। और बॉडीगार्ड से कहता है कि उसे जाकर कहना कि वो हमें बताए कि उसे कौन सा रोमांस रखना है। ऑप्शन 1 सिंड्रेला कॉन्सेप्ट, एक फैंसी पार्टी के साथ। और एंजो सुनती है और कहती है कि क्या? तो कांचल कहता है कि ऑप्शन हम दोनों कंट्री साइड निकलते हैं रोमांस और ऑप्शन 3 रोजाना सिंपल रोमांस। और एंजो सब कुछ सुन रही होती है। फिर कांचल के रूम से बाहर आते हुए कहता है कि क्या मैं एक और ऐड करूं? ऑप्शन 4 शॉकिंग एंड प्रोवोकेटिव R-rated रोमांस। और बॉडीगार्ड और एंजो से कहता है कि डायरेक्टर ने मुझे आपको बताने के लिए कहा है कि उन्हें ऑप्शन 4 ज्यादा पसंद है और अब आप
मुझे इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज करके बता दें कि आपको कौन सा पसंद है। तो ओरियन जो कहती है कि क्या चूज करना है और ये क्या है। तो बॉडीगार्ड कहता है कि आप ये चाहते हैं कि आप उनकी जान बचाइए, इसलिए वो आपको स्वीट रोमांस से पे बैक। तो ओरियन जो कहती है कि मैंने तो बस ऐसे ही कहा था, इसका ये मतलब नहीं कि वो मुझे वैसे ही 4 ऑप्शन निकाल कर दे देगा, ये कोई बिजनेस है क्या? और वैसे भी मैंने कोई रोमांस बिजनेस प्रपोजल नहीं मांगा था। तो बॉडीगार्ड कहता है कि हाँ वो बिल्कुल ऐसा ही है, आप चूज कीजिए ताकि हम तैयारी कर सके। तो ओरियन जो कहती है कि क्या सच में मैं इनमें से कोई एक चूज करूं। तो बॉडीगार्ड कहता है कि हाँ। ओरियन जो कहती है कि ऑप्शन 4 क्या था। तो बॉडीगार्ड कहता है कि शौकीन और मसालेदार आर रेटेड कौन सा। तो ओरियन जो कहती है नहीं नहीं वो नहीं। तो ओरियन जो कहती है कि ऑप्शन 1 क्या था। तो वो कहते हैं कि सिंड्रेला रोमांस। ओरियन जो कहती है कि ऑप्शन 3। तो वो कहते हैं कि सारी जिंदगी के लिए स्वीट रोमांस। फिर ओरियन जो कहती है कि अच्छा ठीक है सब्र करो। फिर ओरियन जो सोचने लगती है और कहती है कि मैं तो कभी फैंसी पार्टी में गई ही नहीं। तो बॉडीगार्ड कहता है कि ऑप्शन 1 कैसा है। तो ओरियन जो कहती है अच्छा रुको, तुम्हें तो वैसे ही बहुत जल्दी है। फिर ओरियन जो 4 उंगलियां ऊपर करते हुए कहती है कि ऑप्शन 3। तो बॉडीगार्ड कहता है कि आप 4 उंगलियां दिखा रही हैं। तो ओरियन जो एक फिंगर नीचे कर लेती है और कहती है कि 3। तो बॉडीगार्ड कहता है कि ऑप्शन 3 समझ गया, मैं डायरेक्टर काम को बता देता हूं। ओरियन जो कहती है कि तुम मुझे ये बात तो बताओ, तो मुझे ये सब कुछ यहाँ पर क्यों बता रहे हो जब मैं यहाँ पर कैद हूँ। तो बॉडीगार्ड कहता है कि आप अब जल्दी ही आजाद हो जाएंगे। तो ओरियन जो कहती है कि क्या सच में, लेकिन कैसे। तो बॉडीगार्ड कहता है कि आपको वो सब कुछ लॉयर समझा देगा। फिर हमें काउंसलर को दिखाया जाता है जिसे जनरल मैनेजर मिलने के लिए आते हैं। तो जनरल मैनेजर वहाँ दरवाजे पर ही रुक जाते हैं। तो काउंसलर कहता है कि सर आप प्लीज अंदर आ जाइए, आप वहाँ पर क्यों रुक गए हैं। तो अंदर आते हैं और काउंसलर से कहते हैं कि क्या तुम सच में अब शादी करने वाले हो। ओरियन जो को दिखाते हैं, ओरियन जो कहती है कि शादी करनी होगी। तो लॉयर कहते हैं कि जी हाँ, लेकिन बस कागज पर ही, हमें सबको ये शो करवाना है कि पिछले साल यूएस में आप दोनों ने शादी कर ली थी। तो ओरियन जो कहती है कि इसका मतलब कि हमारी शादी होने नहीं वाली बल्कि हो चुकी है हमारी शादी। और लॉयर कहते हैं कि हाँ, और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमें 2 मुश्किलात आई हैं। सबसे पहले हमें तुम्हारी पे कार्ड एंट्री बनानी होगी और दूसरा कि तुम पुलिस को देख के वहाँ से भागेगी। और जिस दिन काउंसिल पर हमला हुआ था तब तुम भी वहीं पर थी, लेकिन तुम दोनों की शादी सीक्रेट थी, इसलिए तुम पुलिस वालों को देखकर वहाँ से भाग गई थी। और तुम्हें पुलिस वालों को यही कहना है और यही सबसे आसान तरीका है तुम्हें इन सबसे बाहर निकालने के लिए। जनरल मैनेजर काउंसिल से कहते हैं क्या तुम सच में ओरियन से शादी करने वाले हो। तो काउंसिल कहता है कि मुझे नहीं लगता कि और कोई चॉइस है, उसे बाहर निकालने के लिए और कोई भी रास्ता नहीं है। तो जनरल मैनेजर कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम उस लड़की की कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रहे हो, और अगर तुम मुझसे लीगली शादी कर लोगे तो तुम तो सारी जिंदगी के लिए फंस जाओगे। तो काउंसिल कहता है कि शायद मुझे लगता है कि मैं सेटल हो जाऊंगा। तो जनरल मैनेजर कहते हैं कि तुम उसे अच्छी तरह से जानते भी नहीं हो, तो तुम उसे कैसे हैंडल कर पाओगे। तो काउंसिल कहता है कि अब मैं जानता हूँ कि वो कौन है और अब मेरी दौलत से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जनरल मैनेजर कहते हैं कि क्या। तो काउंसिल कहता है कि मेरी दौलत अब ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती और इसी वजह से मुझे आपसे मिलना था, और मेरे ख्याल से अब हमें खूनी को ढूंढना बंद कर देना चाहिए। अब मुझे खूनी की कोई परवाह नहीं है और चाहता हूँ कि आप भी अब उसे जाने दीजिए। तो जनरल मैनेजर कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो। तो काउंसिल कहता है कि अब इसका कोई मतलब नहीं बनता और अब मेरा कोई हक भी नहीं बनता। तो जनरल मैनेजर कहते हैं कि पिछली बार तुमने उसके बारे में मुझे कुछ बताया था उससे मिलने के बाद, लेकिन अभी मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तुमने शायद मुझे कहा था कि तुम्हें कुछ चीजें याद नहीं रहती, और अब शायद मैं समझ रहा हूँ, जब मैं तुमसे फोन पे बात कर रहा था तो मैं खरा था, लेकिन जब मुझे होश आया तो मुझे कुछ भी याद नहीं था और उसके बाद तुम पूरा दिन गायब हो गए थे। कहीं तुम दूसरी दुनिया तो नहीं गए थे। तो काउंसिल कहता है कि हाँ मैं दूसरी दुनिया गया था। तो जनरल मैनेजर कहते हैं कि मुझे बताओ वो दुनिया कहाँ पर है और वो कैसी है। तो काउंसिल कहता है कि नहीं, मैं नहीं बता सकता, आपको ये सब कुछ जानकर अच्छा नहीं लगेगा और आप ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए अब मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो जनरल मैनेजर कहते हैं कि अब मैं परेशान हो रहा हूँ, हम यहाँ तक एक साथ आए और अब तुम मुझे कुछ बता नहीं रहे हो। तो काउंसिल कहता है कि हाँ ऐसा ही है, लेकिन मैं आपको 2 बातें अच्छे से बता सकता हूँ। पहला ये कि ओरियन जो जहाँ से है मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ और अब वो संकी नहीं है, और शायद मेरी बीवी बनने के बाद आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन पता नहीं कि वो मेरे साथ कब तक रहेगी। और दूसरी बात, अब हमें कातिल को ढूंढने की जरूरत नहीं है, प्लीज आप मुझसे वजह मत पूछिएगा और हम डब्ल्यू प्रोजेक्ट को वाइंड अप कर सकते हैं। तो जनरल मैनेजर कहते हैं कि अब तुम मेरे सवाल का जवाब देना, तुम हार रिवर पर क्या करने के लिए गए थे और तुम पानी में कैसे गिरे। तो काउंसिल कहता है कि मुझे मरना था, मुझे पता नहीं था कि आगे कैसे बढ़े, मुझे अभी भी सब कुछ वैसे ही लगता है, लेकिन अब मुझे एक जीने की वजह मिल गई है और अब मुझे पता है कि मुझे आगे कैसे जीना है। फिर हमें ओरेंज को दिखाते हैं जिससे लायर सब कुछ पूछ के बातें क्लियर कर रहे होते हैं। उसके बाद ओरेंज वहाँ से बाहर आती है तो बॉडीगार्ड ओरेंज को रिंग देता है, कहता है कि आप पहन ले। तो ओरेंज कहते हैं कि क्या ये शादी की रिंग है। तो बॉडीगार्ड कहता है कि हाँ, आप पर बहुत से लोगों की नजरें होंगी, इसलिए मेरे ख्याल से आपको ये पहननी चाहिए। फिर बॉडीगार्ड ओरेंज को ग्लासेस देता है तो ओरेंज कहती है कि ये किस लिए। तो बॉडीगार्ड कहता है कि बाहर जाते ही आपको पता चल जाएगा। फिर जैसे ही ओरेंज बॉडीगार्ड के साथ वहाँ से बाहर आते हैं तो सभी मीडिया ओरेंज को घेर लेती है और उससे सवाल जवाब करने लगती है। बॉडीगार्ड ओरेंज को बचाते हुए उसे कार में बिठा देते हैं। फिर ओरेंज बॉडीगार्ड और होटल के एम्प्लॉयज को देखकर रह जाती है जो उनके वेलकम के लिए खड़े होते हैं। तो वो सभी कहते हैं कि वेलकम मैम। तो ओरेंज बॉडीगार्ड से कहते हैं कि ये मैम किसे कह रहे हैं। तो बॉडीगार्ड कहता है कि ये सब लोग आपका कब से इंतजार कर रहे थे, और ओरेंज को बॉडीगार्ड से और होटल के एम्प्लॉयज से मिलवाता है। जब ओरेंज रूम में आती है तो बॉडीगार्ड से कहती है कि अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो क्या तुम चाहते हो कि मैं उनके साथ एक ही रूम में रहूं, वो भी हमेशा। तो बॉडीगार्ड
कहता है कि जी हाँ, शादी के बाद आप दोनों को रूम शेयर करना ही होगा क्योंकि एम्प्लॉयज यहाँ पर आप लोगों को देख रहे होंगे। तो अंजू कहती है कि नहीं, तुम ये बात समझ नहीं रहे हो। इतने पीछे से एक एम्प्लॉय आती है और कहती है कि आपके नहाने के लिए सारा सामान तैयार हो गया है। तो बढ़िया अंजू से कहता है कि आप जाइए, फ्रेश हो जाइए और फिर आराम कर लीजिएगा, शाम तक डायरेक्टर गांग भी घर आ जाएंगे। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और अंजू उनके जाते ही चेयर पे बैठती है और सोचती है कि मेरी शादी हो गई। फिर अंजू न्यूज़पेपर देखती है जिसमें कांचन की बातें होती है कि आखिर उसकी वाइफ कौन है। और अंजू ये देखकर कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या है और क्या मैं सच में शादीशुदा हूँ। फिर उसके बाद हमें अंजू को दिखाते हैं जब अपना मेकअप कर रही होती है और सोचती है कि अब नहाने के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा है। फिर अंजू वॉशरूम में चीजें देखती है तो उसके लिए भी सब कुछ रखा होता है, यानी कि हर चीज दो दो होती है। तो अंजू कहती है कि यहाँ पर तो हर चीज ही दो रखी गई है। फिर अंजू की नजर वहाँ पड़े हुए अंडरवेयर की तरफ पड़ती है तो उसके पास आते हैं और कांचन का अंडरवेयर निकाल कर देखती है और कहती है कि ओहो, इतने में ही पीछे से कांचन भी आ जाता है। कांचन कहता है कि ऑप्शन 4 रखते हैं क्या। तो अंजू उसकी आवाज सुनकर डर जाती है। कांचन कहता है कि तुम ऑप्शन 4 चाहती थी ना। शॉकिंगली प्रोवोकेटिंग आर्टिक, क्या मैं सही हूँ? तो अंजू कहती है कि तुम वापस कब आए। कांचन कहता है कि तुमने कहा था तुम्हें ऑप्शन सी चाहिए, यानी कि सिंपल रोमांस। क्या ये तुम श्योर हो गए तुम्हें यही चाहिए? तो अंजू कहती है कि मैं तो बस देख रही थी कि वो क्या है, मुझे नहीं पता कि वो क्या है। तो कांचन कहता है कि ओ सच में, क्या तुम्हारे वहाँ मर्दों को कहीं इंटरव्यू नहीं होती है क्या? कांचन रूम से एक बुक लेकर आता है और अंजू वॉशरूम में सोच रही होती है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और अंजू वॉशरूम से बाहर जाने लगती है, इतने में कांचन अंदर आ जाता है। उसे कहता है कि तुम बाहर नहीं जाओगे, उसे एक सोफे पे बैठने के लिए कहता है। कांचन कहता है कि ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, पता नहीं ये मुझसे होगा या नहीं। तो अंजू कहती है कि तुम कर क्या रहे हो। कांचन कहता है कि मैंने इस बुक से देखकर सीखा है तुम्हारे बाल बांधना। और अंजू कहती है कि क्या। तो कांचन कहता है कि मैंने अपने फीमेल एम्प्लॉय से पूछा था, उन्होंने मुझे ये बुक रिकमेंड की है और यहाँ पर स्वीट रोमांस करने के सारे तरीके लिखे हुए हैं। और अंजू पूरी तरह से हैरान होती है। फिर कांचन से कहता है कि तुम सीधे होकर बैठ जाओ। तो अंजू कहती है क्या तुम सच में मेरे बाल बांधोगे। तो कांचन कहता है कि हाँ। और अंजू कांचन से पूछती है क्या तुमने सच में ये बुक पढ़ी है। तो कांचन कहता है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे स्वीट रोमांस करना था, इसलिए मुझे ये बुक पढ़नी पड़ी। तो कांचन कहता है क्या तुम्हें ये सब कुछ अच्छा लगता है। तो अंजू कहती है कि क्या। तो कांचन कहता है क्या ये स्वीट है। तो अंजू कहती है कि ये परफेक्ट है। तो कांचन कहता है कि सच में, लेकिन ये तो मुझे हॉट लगता है, ये स्वीट कैसे है। और अंजू कहती है कि मैं कह सकती हूँ कि तुम एक इंजीनियर स्टूडेंट हो। तो कांचन कहता है कि क्यों। तो अंजू कहती है क्योंकि ये तुमने पहले नहीं किया और मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे भी हो। तो कांचन कहता है कि तुम इनमें से चुन लो, तुम इनमें से क्या क्या करना है, अगर हमारे पास वक्त हुआ तो हम इनमें से कोई सी 10 चीजें कर सकते हैं। तो अंजू कहती है क्या ये किसी तरह का होमवर्क है। तो कांचन कहता है कि हम ये सब कुछ क्यों ना करें जब हम ये सब कुछ कर सकते हैं और हमें क्या पता कि हम वापस कब अलग हो जाएं। तो ये सुनकर अंजू सैड हो जाती है और कांचन को देखने लगती है। तो कांचन कहता है कि तुम मुझे ऐसे मत देखो वरना तुम गायब हो जाओगी, मेरे दिल में हलचल हो रही है और बहुत जोर से धड़क रहा है और इसलिए तुम्हें रोना भी नहीं चाहिए और मुझे कुछ बताना भी मत अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है। फिर कांचन अंजू के बाल छोड़ते हुए कहता है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है, ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमने कर दिखाया। तो अंजू कहती है कि हाँ वैसे ये अच्छा है। तो कांचन कहता है कि अब और क्या करें, डिनर से पहले तक हमारे पास टाइम है। तो अंजू बुक पढ़ने लगती है। तो कांचन कहता है कि नहीं, हमें ये बुक इस तरह से नहीं पढ़नी चाहिए। फिर कांचन अंजू के बेडरूम में लेकर जाता है और अंजू को बेड पे फेंकता है। तो अंजू कहती है कि अरे ये तुम क्या करने वाले हो। कांचन अंजू के ऊपर आता है तो अंजू अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो कांचन हंसता है और साइड पर हो जाता है और अंजू से कहता है कि मेरे कंधे पर सर रखो। तो अंजू कहती है कि क्या। तो कांचन अंजू को अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है कि हम इस तरह से बुक पढ़ेंगे और पेज नंबर 172 निकालता है और कहता है कि ये देखो मैंने यहाँ पर देखा था। तो अंजू कहती है कि तुम्हें पेज नंबर भी याद है। तो कांचन कहता है कि हाँ मैंने मन लगाकर पढ़ाई की है। फिर कहता है कि चलो अब देखते हैं कि अब हम और क्या कर सकते हैं। फिर ग्रोसरी शॉपिंग देखता है, कहता है कि क्या लड़की को ग्रोसरी शॉपिंग रोमांटिक लगती है। तो अंजू कहती है कि हाँ बिल्कुल, जब लड़का लड़की की मदद करता है बैग उठाने में और उसे चीजें चुनने में। तो कांचन कहता है कि ठीक है हम बाद में ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाएंगे। तो अंजू कहती है कि सच्ची। तो कांचन कहता है कि हाँ। फिर अगला पेज करता है और कहता है कि शूलेस बांधना ये भी रोमांटिक है। तो अंजू कहती है कि हाँ। फिर नेक्स्ट पेज देखते हैं जहाँ पर लड़का और लड़की किचन में होते हैं। तो कांचन कहता है कि ये कैसा है। तो अंजू कहती है कि मुझे ये भी पसंद आया। फिर नेक्स्ट पेज देखते हैं जहाँ पर लड़का लड़की के माथे पर किस कर रहा होता है। तो कांचन कहता है कि ये कैसा है। तो अंजू शर्माने लगती है। तो कांचन कहता है कि ये तो बहुत ही आसान है और अंजू के फोरहेड पर किस कर लेता है। तो अंजू और शर्माने लगती है। फिर अंजू कहती है क्या ये सब कुछ तुम एहसान चुकाने के लिए कर रहे हो। तो कांचन कहता है कि जी हाँ। तो अंजू कहती है कि मुझे लगता है तुम्हें ये सब कुछ करने में मजा आ रहा है। तो कांचन कहता है कि जी नहीं, और अंजू को किस करने वाला होता है। इतने में वहां से बॉडीगार्ड आ जाता है तो वो दोनों उठ जाते हैं। कांचन कहता है क्या तुम्हें नॉक करने का नहीं पता। तो बॉडीगार्ड कहता है कि माफ कीजिएगा, आपकी अभी शादीशुदा जिंदगी की आदत नहीं हुई है। तो कांचन से पूछता है कि बात क्या है। तो वो कहता है कि बॉडीगार्ड डोरियन आपसे छत पर मिलना चाहते हैं। तो कांचन कहता है कि वो अंदर क्यों नहीं आया। तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता। तो कांचन कहता है कि ठीक है। फिर बॉडीगार्ड वहां से चला जाता है। कांचन अंजू से कहता है कि जो जो तुमने आज करना है वो तुम मार कर लो और बस मुझे तुम्हें यही बताना था कि मुझे ऑप्शन 4 ज्यादा पसंद है। तो अंजू का रिएक्शन देखकर कांचन हंसने लगता है। फिर कांचन लिफ्ट से ऊपर जा रहा होता है, तभी कांचन को एक कॉल आती है। कांचन कॉल पिक करता है तो वहाँ पर सामने लिखा हुआ आता है कि तुम कौन हो और आखिर तुम बच कैसे गए। ये देखते ही कांचन इमरजेंसी बटन दबा देता है। पीछे से बॉडीगार्ड बोलने लगते हैं कि डायरेक्टर क्या हुआ है, आपने इमरजेंसी बटन क्यों दबाया। तो कांचन कहता है कि कुछ नहीं, वो गलती से हो गया। फिर कांचन बॉडीगार्ड डोरियन के पास आता है और उसे कहता है कि डोरियन मैं चाहता हूँ कि तुम ये नंबर ट्रैक करो। तो वो कहता है कि ये किसका नंबर है। तो कांचन कहता है कि 5 मिनट पहले मुझे किसी ने कॉल किया है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसका
पता लगाओ ये कौन है। और बॉडीगार्ड से पूछता है कि तुमने मुझे बाहर क्यों बुलाया, तो वो कहता है कि वहाँ पर ओएनजू है, मैं नहीं चाहता कि उनको ये बात पता चले। और फिर काउंसिल को सेक्रेटरी का रेजिग्नेशन लेटर देते हुए कहता है कि वो चाहती थी कि ये मैं आपको दूं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जब बॉडीगार्ड सेक्रेटरी के पास होता है। बॉडीगार्ड सेक्रेटरी से कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें काउंसिल को सब कुछ बताना चाहिए कि तुम्हें कैसा लग रहा है। सेक्रेटरी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊंगी और मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहती, तुम प्लीज ये उसे दे देना। तो बॉडीगार्ड कहता है कि ये नकली शादी है, तुम्हें तो सब कुछ पहले से ही पता है। तो सेक्रेटरी कहती है कि तुम्हें ये नकली लग रहा है, मुझे तो नहीं ऐसा लगता। तो बॉडीगार्ड कहता है कि अगर ऐसी बात है तो पर्सनल चीजें काम से दूर रखनी चाहिए। सेक्रेटरी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं प्रोफेशनल हूँ और मैं उसकी सेक्रेटरी बनकर वहाँ पर नहीं रह सकती जब तक कोई औरत वहाँ पर हो। तो काउंसिल कहता है कि उसे कहो कि कुछ दिन आराम करे, मैं उसे खुद मिलूंगा। तो बॉडीगार्ड कहता है कि मुझे एक और बात बतानी है और आप इसी ध्यान से सुनिए, बहुत ही अजीब है। फिर फ्लैशबैक दिखाते हैं जब सेक्रेटरी बॉडीगार्ड से कह रही होती है कि मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। तो बॉडीगार्ड कहता है कि तुम वापस आने वाली हो, तो वो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं वापस आऊंगी। फिर जब वो दोनों हाथ मिलाते हैं तो बॉडीगार्ड देखता है कि सेक्रेटरी का हाथ गायब होने लगता है, तो वो फौरन से उसका हाथ छोड़ता है। सेक्रेटरी कहती है कि क्या हुआ, तो उसका हाथ वो पकड़कर चेक करने लगता है। काउंसिल कहता है कि क्या तुम कह रहे हो कि उसका हाथ गायब हो गया था। तो बॉडीगार्ड कहता है कि हाँ, उसका हाथ गायब हो गया, बिल्कुल एक भूत की तरह, और ये बात बेतुकी है और मैं इससे पागल हो रहा हूँ। फिर काउंसिल वापस नीचे आ जाता है। इतने में उसके पास एक एम्प्लॉय आती है और कहती है कि सर आप डिनर क्या लेंगे। तो वो कहता है कि आप खाना लगाइए, हम आते हैं। वो बताती है कि मैम तो अंदर सो चुकी है। तो काउंसिल कहता है कि क्या वो सो गई है। रूम में जाकर देखता है तो ये सो चुकी होती है। एम्प्लॉय कहती है कि शायद वो थक गई होंगी इसलिए वो सो गई है। तो काउंसिल कहता है कि कोई बात नहीं, हम उनका इंतजार कर लेते हैं। कि आपको तो भूख लगी होगी। तो काउंसिल कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर काउंसिल ओएनजी के पास आकर बैठता है और बुक को देखता है और वहाँ पर बहुत ज्यादा जगह पर मार्क लगे होते हैं। तो काउंसिल कहता है कि ये तो बहुत लंबी लिस्ट है। फिर काउंसिल को फिर से उसी नंबर से कॉल आती है। काउंसिल पहले जाता है और अपनी गन पकड़ता है और फिर कॉल को पिक करके हेलो बोलता है। तो वो कहता है कि तुम कहाँ पर हो और तुम वापस कैसे आ गए और किसने कहा कि तुम मर सकते हो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो काउंसिल कहता है कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि क्या कहा, तुम मुझे नहीं जानते। मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे परिवार को मारा था 10 साल पहले उनके ही घर में। फिर काउंसिल को याद आता है कि जब ओएनजी के डैड ने कहा था कि कोई किलर है ही नहीं, मैंने तो बस मेन कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो पार्ट लिख दिया था। तो काउंसिल कहता है कि मुझे बताओ कि तुम कौन हो। तो वह कहता है कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे घर वालों को मारा था 4 गोलियों में 4 हेडशॉट्स, और मैं भी शार्प शूटर हूँ तुम्हारी तरह, तुम्हें मुझे ढूंढना ही होगा, तुम मुझे ढूंढे बिना नहीं मर सकते और ये खत्म नहीं हो सकता जब तक तुम मुझे ढूंढ ना लो, ये खत्म नहीं होगा। और अब तो तुम्हारे पास फैमिली भी है, अब उस लड़की की बारी है और अब मैं उसके सर पर भी गोली मारूंगा, तुम इंतजार करो। तो काउंसिल हेलो हेलो बोलता रहता है लेकिन वो चला जाता है। फिर काउंसिल कॉमिक बुक ओएनजी के डैड को याद करता है और फिर ओएनजी को देखने लगता है और फिर यहीं पर हमारी आज की एपिसोड खत्म होती है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।